नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का 10वां पाठ कन्यादान। कन्यादान के कवि है ऋतुराज। ठीक है बच्चों, तो इनका कवि परिचय हम रीड करेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कवि परिचय ऋतुराज का। उसके बाद हम उन्मुखीकरण देखेंगे। रानी ने राजा से कहा कि हमने बहुत सारे दान किए हैं, बहुत से पुण्य भी किए, लेकिन एक पुण्य कार्य बाकी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हमने कौन सा पुण्य कार्य नहीं किया है महारानी? रानी ने बताया, कन्यादान महाराज। हाँ हाँ महारानी, हम यह दान भी शीघ्र ही करेंगे। मैं आज से ही हमारी कन्या के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करूँगा। वर के मिलते ही हम धूमधाम से उसके हाथ पीले करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्मुखीकरण में दिया है कि रानी राजा से कह रही है कि हमने बहुत सारे दान किए हैं, मगर एक दान है जो हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर महाराज चिंतित होकर महारानी से पूछते हैं कि हमने ऐसा कौन सा दान नहीं किया है। तो यहाँ पर महारानी कहते हैं कि हमने कन्यादान नहीं किया है। इस पर जो महाराज है वो हंसते और वो कहते हैं कि हम जल्दी ही शीघ्र ही क्या करेंगे, एक अच्छा सा वर ढूंढेंगे कन्या के लिए, हमारी कन्या के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढेंगे और जल्दी ही क्या करेंगे, कन्यादान करेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, महारानी ने किस पुण्य कार्य का उल्लेख किया? यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, महारानी ने कन्यादान नामक पुण्य कार्य का उल्लेख किया। दूसरा प्रश्न है, कन्यादान के अलावा और कौन कौन से दान होते हैं? तो यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं, कन्यादान के अलावा अन्नदान, विद्यादान, रक्तदान, श्रमदान, ज्ञानदान, संपत्ति दान, भूदान आदि दान होते हैं। कन्यादान शब्द की सार्थकता के बारे में बताइए। कन्यादान का अर्थ है कन्या का दान। विवाह में माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं और उनकी पुत्री वर की हो जाती है, यही कन्यादान है। भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज की परंपरा में कन्यादान का विशेष महत्व है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उद्देश्य हम देखेंगे। इस कविता में रमणीय सौंदर्य है, कविता में भाव एवं कल्पना प्रेरक स्थितियों का विश्लेषण है, छात्र में गीत, कविता आदि की रचना शैली का विकास करना, स्त्री साधिकारता की भावना का विकास करना, रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर स्त्री को स्व अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रेरित करना इस कविता का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कविता की ओर बढ़ेंगे। विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण कई कुरीतियाँ पनप रही है। कन्यादान के समय
माँ बेटी को जो सीख देती है उसका मर्मस्पर्शी वर्णन कविता में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो कन्यादान के समय माँ जो अपने बेटी को सीख देती है, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला स्टैंजा हम देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कहा गया है, कवि कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि बेटी के विवाह के अवसर पर उसकी माँ अत्यंत दुखी है, क्योंकि माँ और बेटी का अत्यंत गहरा बंधन होता है। बेटी माँ की अनेक प्रकार से सेवा करती है, माँ भी अपना दुख बेटी से बांटती है, इसलिए माँ द्वारा अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझना सहज है। ठीक है बच्चों, माँ जो है अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझती है, मतलब अपना धन समझती है। जो भी उन्होंने अपने जीवन में कमाया है वही धन, यानी उनकी बेटी। क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है, बहुत ही गहरा होता है। वह एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते हैं। और कन्यादान में क्या होता है, माँ को अपनी अंतिम पूंजी जो है, मीन्स अंतिम धन संपत्ति जो भी है, मीन्स अपनी बेटी को किसी को दान करना पड़ता है। दूसरा स्टैंजा हम देखेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को समझदार नहीं समझती है। वो अपने बेटी को क्या अभी तक समझदार नहीं समझती है। उसका विवाह कम उम्र में हो रहा था और वह बड़ी भोली और सरल थी, है ना। जो बेटी है वो क्या है, बहुत ही भोली और सरल है। उसका जो विवाह है, मीन्स शादी बहुत कम उम्र में हो रही है, तो उसकी माँ उसे समझदार नहीं समझती है। जीवन के सुख दुख से उसका सामना अभी तक नहीं हुआ था। जो बेटी है उसका सामना अभी तक जीवन में होने वाले सुखों से और दुखों से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसे अपना दुख प्रकट करना भी नहीं आता था, मतलब वो अपना दुख भी दिखा नहीं सकती थी। अब वह नए घर जा रही है, उसे अपने आप को संभालना है। माँ अपनी बेटी की चुनौतियों को लेकर चिंतित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि माँ यानी अपनी बेटी को अभी तक समझदार नहीं समझती है। वो कहती है कि बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हो रही है, उसे जीवन के सुख दुख के बारे में कुछ नहीं पता है। अब वह नए घर में जा रही है और उसे खुद को संभालना है और साथ ही नई चुनौतियों को भी सामना करना है, इसलिए बेटी की जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, कवि ऋतुराज कहते हैं कि माँ बेटी से कहती है कि पानी में झांककर अपने रूप और सुंदरता से प्रभावित मत होना, है ना। माँ क्या कहती है, पानी में झांककर अपना फेस देखकर, मीन्स अपनी सूरत देखकर उससे प्रभावित मत होना, अपनी सुंदरता पे प्रभावित मत होना। जिस प्रकार आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। जिस प्रकार क्या होता है, आग जो होती है वो किस लिए होती है, रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं कि विवाह के समय माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि कभी अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना और आभूषणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के माया जाल में मत फंसना। कभी लोगों द्वारा की गई प्रशंसा पर मत इतराना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा, लड़की होने पर लड़की जैसी भोली मत दिखाई देना, अर्थात अबला बनकर नहीं सबला बनकर रहना।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि विवाह होने के बाद खुद की सौंदर्यता को देखकर क्या गर्व मत करना, आभूषणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों पर मायाजाल में मत फंसना, है ना। जो आभूषण है वो सबके मायाजाल में नहीं फंसना, कभी लोगों द्वारा की गई प्रशंसा पर मत इतराना, मीन्स कोई अगर तुम्हारी तारीफ करते हैं तो उस पर इतराना नहीं। माँ ने कहा लड़की होने पर भी लड़की के जैसे मत दिखाई देना, मीन्स अर्थात तुम लड़की तो हो मगर अबला नहीं बनना, है ना, हमेशा कैसे रहना, स्ट्रॉन्ग रहना। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छी सीख यहाँ पर लड़कियों के लिए दी गई है कन्यादान इस लेसन में कि हमें शादी के बाद कैसा रहना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें अबला बनकर नहीं तो सबला बनकर रहना है। हमें लड़की तो दिखना है मगर लड़कियों की तरह नाजुक नहीं रहना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, यही हमें यहाँ पर बताया गया है इस कविता में। मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।